तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थ्रू माय विंडो 3 के बारे में। दोस्तों इसका जो टाइटल रखा गया है वो अभी रखा गया है, तीसरा जो पार्ट हमें इसको देखने को मिला है थ्रू माय विंडो लुकिंग एट यू। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से रोमांस और कॉमेडी से भरपूर होने वाली है जो मूवी है हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पर। एक तरह से आप तीसरा पार्ट इसका मान सकते हो इस यूनिवर्स के अंदर, तो ये अब हमें देखने को मिली है। तो आज इसी मूवी के बारे में आपको सारे कुछ जानकारी बताने वाले हैं, इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको देगी। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियो जो है वो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों इसके बारे में अब हम और डिटेल आगे आपको बताते हैं। थरू माई विंडो स्पेनिश ए ट्रेवेस डे मील वेंटाना एक 2022 स्पेनिश किशोर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एडुआर्ड सोला की पटकथा से मार्कल फोरिस द्वारा निर्देशित है, जो एरियाना गोडॉय के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जूलियो पेना, क्लारा गैले और पिलर कास्त्रो हैं। 2, 3, 4, 5 इसे 4 फरवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। थरू माई विंडो अक्रॉस द सी नामक सीक्वल 23 जून 2023 को जारी किया गया था। कथानक: रकेल अपने जीवन की कहानी बताना शुरू करती है। एक कक्षा में हम उसे अपना असाइनमेंट पढ़ने से इनकार करते हुए देखते हैं क्योंकि भले ही वो कहानी लिखना जानती है, लेकिन उसे बताने का साहस उसमें नहीं है। फिर वह कहती है कि उसकी कहानी इस कक्षा में शुरू नहीं होती है, ये वास्तव में उसके घर से शुरू होती है। जैसा कि वह वर्णन करती है, उसका घर एक साधारण निवास था जो उतार चढ़ाव के माध्यम से हिडाल्गो हवेली नामक एक साम्राज्य से घिरा हुआ था। हिडाल्गोस उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली उनसे बिल्कुल अलग है। हिडाल्गोस के पास अल्फा 3 है, जो देश की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्यालय बार्सिलोना की सबसे शानदार इमारत है। अल्फा 3 साम्राज्य के 3 उत्तराधिकारियों, हिडाल्गो भाइयों आर्टेमिस, एरिस और अपोलो को संदर्भित करता है। रकेल को एरिस के प्रति एक अस्वस्थ जुनून है, लेकिन उसने कभी उससे एक शब्द भी नहीं कहा है। वो सब कुछ जानती है जो वह करता है और उसके बारे में जानकारी एकत्र करना पसंद करती है। अपोलो ने रकेल को धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें अपना वाईफाई इस्तेमाल करने दिया क्योंकि उनका वाईफाई खराब हो गया था। वह भ्रमित हो जाती है और उसे पता चलता है कि एरिस ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया है और वाईफाई पासवर्ड को क्रैक कर लिया है। अगले दिन रकेल एरिस का पीछा करते हुए एक सुनसान जंगली इलाके में जाती है, जहां वह उससे अपने कंप्यूटर को हैक करने के बारे में बात करती है। जवाब में वो उसके हाथ पर पासवर्ड लिखता है और उससे पूछता है कि यह एक कोड क्यों है जो कहता है एरिस ग्रीक गॉड। वे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रकेल स्वीकार करती है कि वह उसे पसंद करती है और चाहती है कि वह उसके प्यार में पड़ जाए। रात में वह ये दावा करने के लिए वाईफाई का प्लग बंद कर देती है कि इसका नियंत्रण उसका ही है, लेकिन एरिस उसके कमरे की खिड़की पर चढ़ जाता है और उसे वापस प्लग कर देता है। वे एक उत्तेजक क्षण साझा करते हैं जो रकेल को और अधिक चाहने पर मजबूर कर देता है। अगले दिन एरिस उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां वह उसे बहकाती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलने देती जो वह चाहता है और कहती है कि कर्म एक कुतिया है। बाद में वह अपोलो के लिए एक पेय खरीदती है जो बहुत नशे में हो जाता है और अपने स्थान पर वापस नहीं जाना चाहता है। वह अपनी दोस्त डेनियला की मदद से उसे अपने पास ले जाती है। अपने स्थान पर जाते समय अपोलो ने गलती से अपना फोन तोड़ दिया। एरिस फिर से उसकी खिड़की पर चढ़ जाती है और कहती है कि जब तक उनके पिता काम पर नहीं जाते, वे घर वापस नहीं जा सकते। एरिस ने उसे अपने दादा की मृत्यु के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसे भी उन्हीं की तरह एलर्जी है। एरिस ने रकील को एक नया फोन उपहार में दिया, लेकिन वह इस भाव से बहुत खुश नहीं है, इसलिए वह फोन वापस करने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती हैं और वे सेक्स करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद एरिस उदासीन व्यवहार करती है, जिससे रकेल वास्तव में क्रोधित हो जाती है और वो वहां से चली जाती है।
उसे पता चलता है कि उसने अपना लॉकेट उसके स्थान पर छोड़ दिया है, इसलिए वो उसे लेने के लिए वापस जाती है। वो रात भर रुकती है, लेकिन सुबह वो फिर से उसे बर्खास्त कर देता है और उसे छोड़ देता है। रकेल की दोस्त डैनियला और योशी उसे एरिस से अपना ध्यान हटाने में मदद करने के लिए एक पार्टी में ले आती हैं, जहां वो नशे में धुत हो जाती है। एरिस उसे सड़क पर असुरक्षित स्थिति में देखता है और उसे अपने घर ले जाता है। एरिस स्वीकार करता है कि वो उसे दूर धकेल रहा है क्योंकि वो उसे चीजों का एहसास कराती है और कैसे उसके पिता ने पहले से ही उसके लिए एक रास्ता तय कर लिया है जिसका वह अनुसरण करता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें किसी लड़की से प्यार करना शामिल नहीं है। एरिस रकेल को बताता है कि वह वास्तव में उसकी परवाह करता है और उससे उसे एक और मौका देने के लिए कहता है। इस बार सब कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा तब तक है जब तक एरिस अपने पिता के सामने अपनी बात साबित करने के लिए रकेल को एक पारिवारिक पार्टी में नहीं ले जाता। वहां रकेल अपमानित महसूस करती है जब वह अपनी मां को वेटर के रूप में काम करते हुए देखती है। रकेल ने अपनी मां के साथ हार्दिक बातचीत की, जहां वह उससे कहती है कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर न चले। उनके पिता एक महान लेखक थे, लेकिन उनमें कभी अपना उपन्यास प्रकाशित करने का साहस नहीं हुआ। वह उसे सारा नाटक खत्म करने और एरिस को ये बताने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह वास्तव में उसके बारे में कैसा महसूस करती है। रकील एरिस को यही बताने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन उसे घर में आने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि उसके परिवार में हर किसी को लगता है कि वह ध्यान भटकाने वाली चीज है जो उसे अपने लक्ष्य हासिल करने से रोक देगी। एरिस हर किसी की बात नहीं मानता है और प्रोम में भाग जाता है, जहां रकेल का दिल कई बार तोड़ने के कारण योशी ने उसे छोड़ दिया है। योशी गुस्से में है और एरिस को रकेल से बात नहीं करने देता। वे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां योशी एरिस को आंशिक रूप से खाली पूल में धकेल देता है। जैसे ही वो दूर जाता है उसमें क्लोरीन गिरा देता है। रकेल अस्पताल में उससे मिलने जाती है और उसके पूरी तरह से ठीक होने तक पूरे समय उसके साथ रहती है। डर के बाद एरिस का परिवार उसे वह करने देता है जो वह चाहता है, इसलिए उन्होंने स्टॉकहोम में चिकित्सा का अध्ययन करने का निर्णय लिया। हवाई अड्डे पर एरिस ने कबूल किया कि उसने जानबूझकर उनका वाईफाई तोड़ दिया था ताकि वह उससे बात कर सके। रकेल आखिरकार अपनी कहानी बताने के लिए काफी बहादुर है, इसलिए 4 महीने बाद उसने थ्रू माई विंडो नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। जैसे ही हम एरिस को आश्चर्यचकित करने के लिए उसकी खिड़की पर चढ़ते हैं, अंतिम क्रेडिट रोल हो जाता है। कास्ट करें: जूलियो पेना एरिस हिडाल्गो के रूप में, रकेल मेडोजा के रूप में क्लारा गैले, रोजा मारिया के रूप में पिलर कास्त्रो, अपोलो हिडाल्गो के रूप में ह्यूगो अर्ब्यूज, सोफिया हिडाल्गो के रूप में राचेल लस्कर, आर्टेमिस हिडाल्गो के रूप में एरिक मैसिप, डेनियला के रूप में नतालिया अजहारा, योशी के रूप में गुइलेर्मो लैशेरस, माको के रूप में मारिया कैसल्स, सैमी के रूप में लूसिया डे ला पुएटा, क्लाउडिया के रूप में एमिलिया लाजो। रिलीज: थ्रू माई विंडो को 4 फरवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 1.6/7 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 6 समीक्षाओं के आधार पर 0% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। 7 सिनेमैनिया के जेनेरे ज़रबानो ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी है, क्योंकि इसमें सेक्स, महिला सशक्तिकरण के प्रयास और वही पुरानी जहरीली घिसी पिटी बातें दिखाई गई हैं। 8. अगली कड़ी: फरवरी 2022 में नेटफ्लिक्स ने 2 सीक्वल के विकास की घोषणा की। बाद में पहले सीक्वल का शीर्षक थ्रू द सी ए ट्रेवेस डेल मार्च बताया, जिसमें एंड्रिया चैपरो, इवान लापादुला और काला टूस को अतिरिक्त कलाकारों के रूप में दिखाया गया। 9. थ्रू माई विंडो अक्रॉस द सी 23 जून 2023 को रिलीज हुई थी। 10. तीसरी और अंतिम किस्त ए ट्रेवेस दे तू मिराडा 23 फरवरी 2024 को रिलीज होने वाली है। एलेक्स कॉनराडो,
जन्म 29 मार्च 1969, टीवी और सिनेमा के लिए एक स्पेनिश साउंडट्रैक संगीतकार हैं। 1. जीवनी। मैरिड में जन्मे और पले बढ़े, वो कम उम्र से ही संगीतमय रहे हैं। 7 साल की उम्र में उन्होंने गिटार बजाना सीखा और 12 साल की उम्र में उन्होंने और उनके भाई ने एक बैंड बनाया और अपने गाने खुद बनाए, गाए और प्रस्तुत किए। उन्होंने मैरिड रॉयल कंजर्वेटरी में भाग लिया, जहां उन्होंने पियानो, ऑर्केस्ट्रेशन और रचना का अध्ययन किया, और उन्होंने 1996 में सद्भाव और रचना में फ्लोरा प्रीतो पुरस्कार के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1991 और 1999 के बीच उन्होंने ग्योगी लिगेटी, हेमुट लाचेनमैन, क्लाउस मेट्सगर, माथियास एस्पाहलिंगर, मॉरिसियो कागेल, फ्रेंको डोनाटोनी और ब्रायन फनीहॉफ जैसे प्रसिद्ध अवांट गार्डे संगीतकारों के तहत शोध और अध्ययन किया। नई संगीत भाषाओं की खोज में रुचि रखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रोकॉस्टिक संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया। 1993 में उन्होंने कंजर्वेटोरियो पाद्रे सोलर में इलेक्ट्रोकॉस्टिक संगीत की प्रयोगशाला की सह-स्थापना की, जहां उन्होंने 1996 तक संगीतकार के रूप में काम किया। उसी वर्ष CDMC, समसामयिक संगीत के प्रसार केंद्र, ने एलेक्स को एक छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे उन्हें शोध करने की अनुमति मिली और केंद्र की प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। 1996 में वह स्पेन के सैन लोरेंजो डेल एस्कोरियल में कंजर्वेटोरियो मेस्ट्रो अलोसो के निदेशक बने और 2004 तक इस पद पर रहे। फिल्म संगीत। एक क्लासिक संगीतकार के रूप में उनकी गतिविधि के समानांतर और जैसे जैसे फिल्म संगीत के प्रति उनकी रुचि मजबूत होती गई, उन्होंने एंटोन गाजिया एब्रिल, कार्मेलो बर्नोला और जोस नीटो जैसे स्पेन के फिल्म संगीतकारों के तहत अध्ययन करते हुए 4 साल बिताए। फिल्म संगीत के प्रति उनका पहला दृष्टिकोण पेड्रो अल्मोडोवर की फिल्म ला फ्लोर डे मिल सीक्रेटो 1996 के साथ रहा है, जिसमें उन्होंने संगीतकार अल्बर्टो इग्लेसियस के सहायक के रूप में काम किया था। 2002 में उन्होंने कंजर्वेटोरियो वर्चुअल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम फिल्म संगीत रचना के लिए तकनीक का निर्माण किया। इस कार्यक्रम ने दुनिया भर से लगभग 200 छात्रों को स्नातक किया है। उनकी पहली कमीशन पूर्ण लंबाई वाली फिल्म 2004 में जोडी मोल्ला द्वारा निर्देशित फिल्म सिनेमाट के साथ आई थी। 1 साल बाद उन्होंने कार्लोस पेरेज फेरे द्वारा निर्देशित और इन विट्रो फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म व्यूर सेंसपो 3, ए लाइफ विदाउट फियर के लिए संगीत स्कोर बनाया, जिसके लिए उन्हें मोस्ट्रा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म साउंडट्रैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिनेमा वालेंसिया। 4 तब से एलेक्स ने इन विट्रो फिल्म्स के लिए नियमित रूप से काम किया है और उनके स्कोर कंपनी की कई प्रस्तुतियों में पाए जा सकते हैं। उन्होंने हाल ही में अल बलाद विज्ञापन अभियान के लिए निर्देशक कार्लोस लास्कानो के साथ विज्ञापनों में काम किया है। 2009 दुबई लिंक्स इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। 2011 में हमने लास्कानो के साथ फिर से काम किया, इस बार ए शैडो ऑफ ब्लू 6 में एक मिश्रित तकनीक वाली एनिमेटेड लघु फिल्म थी, जिसे अकादमी पुरस्कारों के 84वें संस्करण के लिए पूर्व चयनित किया गया था। 7. 2011 के दौरान और 2012 की शुरुआत में एलेक्स ने 2 स्पेनिश टीवी शो के लिए संगीत तैयार किया, दोनों एंटेना 3, एल सेक्रेटो डी पुएंते वीजो 8 और टोलेडो द्वारा प्रसारित किए गए। 9. एल सीक्रेटो डी पुएंते वीजो के लिए एलेक्स को अकेडमिया डी लास सिएंसियास वाई लास आर्टेस डी टेलीविसियोन डी एस्पाना के आइरिस अवार्ड्स 10 के 15 संस्करण में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकन मिला। कार्य। 2004 सिनेमाट, जॉर्डी मोल्ला द्वारा निर्देशित। 2005 व्यूअर सेंसपो, कार्लोस पेरेज द्वारा निर्देशित। 2006 लिब्रो डी फैमिलिया, रिकॉर्ड फिगुएरस द्वारा निर्देशित। 2006 तिरांडो ए डार, सीजर रोड्रिग्स द्वारा निर्देशित। 2007 पैरा क्यू नाडी ओल्विडे तू नोम्ब्रे, सीजर मार्टिनेज द्वारा निर्देशित। 2007 एल एस्टाफडोर, रिकॉर्ड फिगुएरस द्वारा निर्देशित। 2008 एड्रेनालिना, जोसेफ जॉनसन और रिकॉर्ड फिगुएरस द्वारा निर्देशित। 2008 वायलेटस, राफा मोंटेसिनो द्वारा निर्देशित। 2011 एल सेक्रेटो डे पुएंते वीजो,
विभिन्न निर्देशक 11। 2011 ए शैडो ऑफ ब्लू, कार्लोस लास्कानो द्वारा निर्देशित 12। 2011 रिटन, निकिता ओवस्यानिकोव द्वारा निर्देशित। 2012 टोलेडो, लुइस सांतारिया द्वारा निर्देशित। 2015 बबूल 38 मैकरिना गाजिया डे ला कैमाचा गुतिरेज अम्ब्रोसी, जन्म 26 अप्रैल 1988, एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। उन्होंने 2012 की मूक फिल्म स्नो वाइट में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का गोया पुरस्कार जीता। एक तब से उन्होंने पाम ट्रीज इन द स्नो और होली कैंप जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। जीवनी। मैकरिना गाजिया डे ला कैमाचा गुतिरेज अम्ब्रोसी का जन्म 26 अप्रैल 1988 को मैरिड में हुआ था। 2-3-4 जब वो 8 साल की थीं तब उन्होंने कलात्मक जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण शुरू किया। जब वो 14 वर्ष की थी तब उसने कामेन सैनरा और अकेडमिया ब्रॉडवे नृत्य विद्यालयों में इसे आधुनिक नृत्य और फंक दोनों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। रोसैरियो रुइस और नोरा ट्रोयानी ने उन्हें गाना सिखाया। इसके अलावा उन्होंने पिछले वर्षों में गिटार कक्षाओं के साथ अपने प्रशिक्षण को पूरा किया है। उनका एक बड़ा भाई जेवियर एम्ब्रोसी है जो भी अभिनय के प्रति समर्पित है। 5 उन्होंने मैरिड के स्वायत्त विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अध्ययन किया। 6 2014 से 2022 तक वह गायिका लीवा के साथ रिश्ते में रहीं। 7-8 करियर। उन्हें पहली भूमिका तब मिली जब वह 13 वर्ष की थी और उन्होंने जारा प्रोडक्शंस के एन नोम्ब्रे डे ला इन्फेंटा कार्लोटा में कैनलिला की भूमिका निभाई, एक संगीत जो मैरिड के थिएटर में कुछ सीजन के दौरान प्रदर्शित किया गया था। 9 उन्होंने म्यूजिकल हाई स्कूल म्यूजिकल में भी काम किया और डैनियल डाइजेस, ट्रॉय बोल्टन के साथ मुख्य भूमिका गैब्रिएला मोंटेज निभाई। 10 तब से उन्होंने हॉस्पिटल सेंट्रल, पुंटा एस्केरल्टा और द बोर्डिंग स्कूल जैसी कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में भाग लिया है। लेकिन जिस भूमिका ने उन्हें मशहूर किया वह 2010 से 2012 तक अमर एंड टिएम्पोस रेवुएल्टोस में दरबानों की बेटी चेलो की भूमिका थी। 11 2013 में उन्होंने एंटेना 3 की श्रृंखला लूना, एल मिस्टीरियो डी कैलेंडा में वेरा की भूमिका निभाई। 12 सिनेमा में उन्होंने पाब्लो बजर द्वारा निर्देशित स्नो वाइट में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 इस काम ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार दिलाए, जैसे सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर शेल और सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार। फिल्मोग्राफी। टेलीविजन। शीर्षक वर्ष भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2010 एल पैक्टो तो एना अल्काइड्स टीवी फिल्म को 2 भाग वाली लघु श्रृंखला के रूप में प्रसारित किया गया। 14 2010 एल इंटरनेडो द बोर्डिंग स्कूल, जेमा 6 एपिसोड। 14 2010-12 अमर एंड टाइम्पोस रिवुएल्टोस कॉन्सुएलो मुनोज रुइस, चेलो सीजन 6 में पेश किया गया। 14 2011 पुंटा एस्केरल्टा रकेल सोलिस। 14 2012 अमर एंड टाइम्पोस रेवुएल्टोस, ला मोर्टे ए एसेना कॉन्सुएलो मुनोज रुइस, चेलो टीवी फिल्म। अमर एंड टिएम्पोस रेवुएल्टोस में भूमिका का पुनर्मिलन। 14 2012 13 लूना, एल मिस्टीरियो डी कैलेंडा वेरा 15-16 2013 नीनोस रोबाडोस, चोरी हुए बच्चे, वायलेटा मैनुएला पासो द्वारा चित्रित चरित्र का वरिष्ठ संस्करण। 17 2014-15 बी डे बोका एंड बोका सोनिया। 18 2017-20 एल मिनिस्टरियो डेल टिएम्पो, समय विभाग, लोला मैंडिएटा नतालिया मिलन द्वारा चित्रित चरित्र का वरिष्ठ संस्करण। 19-20 2018-19 और भी बहुत कुछ मैनुएला मार्टिन कैसादो। 21 2021-22 पैराइसो, स्वर्ग, पाउला कोस्टा। 22 2023 ला मेसियास आयरीन, पुनरुत्थान। 23 फिल्म। शीर्षक वर्ष भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2012 ब्लैंकेनिव्स, स्नो वाइट, कामेन सोफिया ओरिया द्वारा चित्रित चरित्र कामेनसिटा का युवा संस्करण। 24 2013 टोडोस एस्टन मोर्टोस, वे सभी मर चुके हैं, नादिया। 25
2015 पामरस एंड ला निवे, बर्फ में ताड़ के पेड़, जूलिया 26। 2016 विलविक्योसा डे अल लाडो, भाग्य का एक स्ट्रोक, अकेला 27। 2017 ला ललामदा, पवित्र शिविर, मारिया 28। 2018 क्यू बजे डियोज वाई लो वेयातो, पवित्र गोलकीपर, सारा 29। 2019 ए पेसर डे टोडो, सब कुछ के बावजूद, लूसिया 30। 2019 ट्रेन से यात्रा करने के फायदे, ट्रेन से यात्रा करने के फायदे, रोजा 31। 2020 एल आटे डे वोल्व, वापसी की कला, नोएमी 32। प्रशंसा वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम संदर्भ 2012 21वें अभिनेता एवं अभिनेत्री संघ पुरस्कार लघु भूमिका में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री अमर एंड टाइम्पोस रिवुएल्टोस मनोनीत 33-34। 60वां सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर शैल स्नो वाइट जीत गया 35। सिब्रा महोत्सव सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित चरित्र जीत गया 36। दोस्तों ये जो मूवी है तकरीबन 31 फरवरी 2024 को ये हमें रिलीज़ होते हुए देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। तो इसके बारे में मैंने आपको सारे कुछ जानकारी बता दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ऐसा ही इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में कुछ जानना हो, आप आगे इसकी कास्टिंग जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले उनके बारे में आगे जानकारी मैं आपको देता हूँ। बिया डिज्नी चैनल यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA) के सहयोग सेपिग्सा और नॉन स्टॉप और डिज्नी चैनल लैटिन अमेरिका द्वारा निर्मित डिज्नी चैनल लैटिन अमेरिका की मूल अर्जेंटीना टेलीविजन श्रृंखला है। एक वायलेट्टा और सोया लूना के बाद बिया डिज्नी चैनल लैटिन अमेरिका का तीसरा मूल उत्पादन है। जॉर्ज बेचारा और डैनियल डी फिलिप्पो द्वारा निर्देशित श्रृंखला में इसाबेला सुजादो के साथ गैब्रिएला डी ग्रेको, जूलियो पेना फर्नांडीज, फर्नांडो डेंटे, अगस्टिना पाल्मा, गियूलिया गुएरिनी, एंड्रिया डी अल्बा और गुइडोमा सिना के साथ साथ डैनिएला भी हैं। ट्रूजिलो, मिकाइला डियाज, जूलिया अर्गुइल्स, एलन मेडनेस, रेना फ्रीटास, एस्टेबन वेलास्केज, रोड्रिगो रूमी, लुइस गिराल्डो, वेलेंटिना गोंजालेज और जांडिनो। 3 60 एपिसोड के इसके पहले सीजन का प्रीमियर 24 जून 2019 को हुआ, 4 और 8 नवंबर 2019 को समाप्त हुआ। अक्टूबर 2019 में ये घोषणा की गई कि सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, 5 जिसका प्रीमियर 16 मार्च 2020 को हुआ और समापन हुआ 60 एपिसोड के बाद 24 जुलाई 2020 को। 6-7 नवंबर 2020 में बिया एन मुंडो अल रेविस, बिया एन अपसाइड डाउन वर्ल्ड नामक एक विशेष एपिसोड की आधिकारिक घोषणा की गई थी। 8 इसे 19 फरवरी 2021 को विशेष रूप से डिज्नी जोड़ पर रिलीज किया गया था। 9 कथानक 16 वर्षीय बीट्रिज उर्किज़ा, इसाबेला सूजा पर केंद्रित है, जो एक लड़की है जिसे चित्र बनाना पसंद है। जब बीट्रिज बिया बहुत छोटी थी तो उसे अपनी बड़ी बहन हेलेना, गैब्रिएला डी ग्रीको के साथ संगीत बनाना पसंद था। हेलेना खुद एक गायिका थीं और बैंड मूंडिस्ट की सदस्य थीं, जिसमें उनके प्रेमी विक्टर, फर्नांडो डेंटे और उनके छोटे भाई लुकास गुतिरेस शामिल थे। एक दिन बैंड एक यातायात दुर्घटना में फंस गया जिसमें लुकास और जाहिर तौर पर हेलेना की मृत्यु हो गई और केवल विक्टर बच गया, जो अब लकवाग्रस्त है और उसे व्हीलचेयर पर बैठना पड़ता है। बिया को 10 साल बाद भी अपनी बहन के खोने का दुख है और न ही उर्किज़ा या गुतिरेस परिवारों ने अपने बच्चों या भाई बहनों के खोने का दुख सहा है। दुर्घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई है। विशेष रूप से गुतिरेस ने उर्क्विज़ा के लिए जीवन कठिन बना दिया है क्योंकि वे दुर्घटना के लिए हेलेना को जिम्मेदार ठहराते हैं। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब बिया और मैनुअल, जूलियो पेना फर्नांडीज, को प्यार हो जाता है क्योंकि मैनुअल विक्टर और एलेक्स गुतिरेस का चचेरा भाई है। जबकि उनके प्यार को उनके परिवारों में बहुत कम मंजूरी मिलती है, वे दोनों स्थिति का सर्वोत्तम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। लेकिन अन्य बातों के अलावा
एलेक्स उन दोनों को अलग करने के लिए सब कुछ करता है और उनके जीवन को नरक बना देता है। दोनों को अपने दोस्तों और विक्टर से समर्थन मिलता है, जो अपने परिवार के मैनुअल के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता है, और इसके विपरीत। इसके अलावा एना नाम की एक रहस्यमय युवती रेजिडेंस कुंस्ट में दिखाई देती है, जिसका अतीत में हुई घटनाओं से संबंध है। और थोड़े समय के बाद ये पता चलता है कि गुतिरेज परिवार में कुछ रहस्य और साजिशें हैं जो भयानक कृत्यों को उजागर करती हैं। कलाकार और पात्र। मुख्य बीट्रिस बिया उर्किज़ा के रूप में इसाबेला सूजा, गैब्रिएला डी ग्रीको एना दा सिल्वो हेलेना उर्किज़ा के रूप में, जूलियो पेना फर्नांडीज मैनुअल गुटेरेस क्यूमोला के रूप में, विक्टर गुतेरेस के रूप में फर्नांडो डेंटे, सेलेस्टे क्विंट्रो के रूप में अगस्टिना पाल्मा, चियारा कैलेग्री के रूप में ग्यूलिया गुएरिनी, कार्मेन लेगाडिया के रूप में एंड्रिया डी अल्बा, एलेक्स गुतेरेस के रूप में गुइडो मेसिना, इसाबेल पिक्सी ओकांटर के रूप में डैनिएला ट्रूजिलो, डेजी डुरेंट के रूप में मिकाइला डियाज, मारा मोरालेस के रूप में जूलिया अर्गुएल्स, पिएत्रो बेनेडिटो जूनियर के रूप में एलन मैडनेस, थियागो कुंस्ट के रूप में रेनर फ्रीटास, गुइलेर्मो रुइस के रूप में एस्टेबन वेलास्केज, रोड्रिगो रूमी मार्कोस गोल्डन के रूप में, जोन कैब्लेरो सीजन 1 के रूप में लुइस गिराल्डो, एलेन के रूप में वेलेंटिना गोंजालेज, जेंटिनो स्वयं के रूप में, एंटोनियो गुतिरेस के रूप में सर्जियो सुर्राको, एलिस उर्किज़ा के रूप में एस्टेला रिबेरो, मारियानो उर्किज़ा के रूप में एलेजांद्रो बोट्टो, पाउला गुतिरेस के रूप में मारिएला पिज़ो, लुआन सीजन 2 के रूप में आंद्रे लामोग्लिया, आवर्ती बीट्रिस बिया उर्किज़ा बच्चा के रूप में फ्लोरेंसिया तस्सारा, लुकास गुतिरेस के रूप में निकोलस डोमिनी, सेबेस्टियन सिनोट चाली के रूप में, सैंटियागो सेपाग मिलो के रूप में, ह्यूगो लांडा इंडी हाउस के रूप में साइमन टोबियास, जैस्मिन कार्बाजल के रूप में काज्जा मार्टिनेज सोया लूना सीजन 1 से, लूसिया क्यूमोला के रूप में मिरेला पैरेट, मार्सेलो के रूप में फैसेंडो गैम्बेंडे, वेलेरिया के रूप में कैमिला वैकारिनी, जूलिया के रूप में एना वासबीन सीजन 1, फ्लोरेंसिया सीजन 1 के रूप में एना कैरोलिना वल्साग्ना, क्लाउडियो गुतिरेज सीजन 1 के रूप में मारियानो मोहेंते, जिमेना गोंजालेज एंटोनिया स्वेटोनिया सीजन 1 के रूप में, सिल्वियो के रूप में सेबेस्टियन होल्स सीजन 1, चलोए के रूप में डैनिएला अमेंडोला सीजन 1, कैमिला के रूप में लूडिस मैंसला सीजन 1, सोलेदाद के रूप में निकोल लुइस, लुसियाना के रूप में मारियाना रेडी, उमा के रूप में नीरा मारियल, ओलिविया के रूप में जिमेना पालोमिनो सीजन 1, मेलिना रेटनर डेल्फिना डेल्फी अल्जामेंडी के रूप में सोया लूना से सीजन 2, हुआन के रूप में मैक्सिमिलियानो सारामोन सीजन 2, जूलियन सीजन 2 के रूप में अल्फोंसो बर्गोस, ट्रिश के रूप में मैकरीना सुआरेज सीजन 2, अलाना के रूप में हिल्का मारिया सीजन 2, ज़ेटा बेनेडिटो सीजन 2 के रूप में फेलिप गोंजालेज ओटानो, कार्लोस बेनेडिटो पिएत्रो बेनेडिटो मिस्टर सीजन 2 के रूप में लियो ट्रेंटो, रूबेन के रूप में रॉबी न्यूबॉर्न सीजन 2, जूलिया जेंको एक ज्योतिषी के रूप में सीजन 2, अतिथि सितारे, सेबेस्टियन विलालोबोस स्वयं के रूप में, केवशो स्वयं के रूप में, फैकुंडो रोड्रिग्स कैसल खुद के रूप में, कोनी इसला स्वयं के रूप में सीजन 1, जियान पाब्लो जियानपा स्वयं के रूप में सीजन 1, मारियो रुइस स्वयं के रूप में सीजन 1, डेनिएला कैले और मारिया जोस गार्जोन पोचे स्वयं के रूप में, क्लारा मास स्वयं के रूप में सीजन 2, अगस्टिन बनास्कोनी और मैक्सी एस्पिंडोला एमवाई स्वयं के रूप में सीजन 2, पाउला एड्जेबेरिया और एंताना एड्जेबेरिया ट्विन मेलोडी स्वयं के रूप में सीजन 2, पॉटिप्स स्वयं के रूप में सीजन 2, पुरस्कार और नामांकन।
वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ 2019 प्रोडू पुरस्कार किशोर श्रृंखला बी आई ए मनोनीत 10 बिलबोर्ड अर्जेंटीना सर्वश्रेष्ठ इबेरो अमेरिकन संगीत श्रृंखला बी आई ए जीत गया 11 मेउस प्रीमियोस निक 2019 पसंदीदा टीवी शो बी आई ए मनोनीत 12 पसंदीदा टीवी अभिनेत्री इसाबेला सूजा मनोनीत तू पुरस्कार पसंदीदा अभिनेता जूलियो पेना मनोनीत पसंदीदा अभिनेत्री इसाबेला सूजा मनोनीत 2020 निकेलोडियन मेउस प्रीमियोस निक पसंदीदा टीवी शो बी आई ए जीत गया 13 प्रीमियोस गार्डेल सर्वश्रेष्ठ बच्चों का एल्बम असी यो सोया मनोनीत 14 साउंड फिल्म टेलीविजन द्वारा सर्वश्रेष्ठ एल्बम असी यो सोया मनोनीत निकेलोडियन किड्स चवाइस अवार्ड्स मैक्सिको पसंदीदा अभिनेत्री इसाबेला सूजा जीत गया 15 पसंदीदा अभिनेता जूलियो पेना मनोनीत पसंदीदा श्रृंखला बी आई ए मनोनीत प्रोडू पुरस्कार किशोर श्रृंखला बी आई ए मनोनीत 16 2021 लो मास एस्कोंचाडो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला बी आई ए जीत गया 17 सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेत्री इसाबेला सूजा जीत गया सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेता जूलियो पेना मनोनीत लैटिन प्लग वर्ष का अभिनेता अभिनेत्री रोड्रिगो रूमी मनोनीत 18 मिकाइला डियाज मनोनीत वेलेंटिना गोंजालेस जीत गया एसईसी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ किशोर श्रृंखला बी आई ए मनोनीत 19 सर्वश्रेष्ठ किशोर श्रृंखला अभिनेता जूलियो पेना जीत गया सर्वश्रेष्ठ किशोर श्रृंखला अभिनेत्री इसाबेला सूजा जीत गया गैब्रिएला डी ग्रीको मनोनीत निकेलोडियन किड्स चवाइस अवार्ड्स मैक्सिको पसंदीदा अभिनेत्री ग्यूलिया गुएरिनी मनोनीत पसंदीदा शो बिया अन मुंडो अल रेविस मनोनीत पसंदीदा अभिनेता जूलियो पेना मनोनीत गुइडो मेसिना मनोनीत प्रोडू पुरस्कार किशोर श्रृंखला बी आई ए मनोनीत पसंदीदा अभिनेता रेना फ्रीटास मनोनीत श्रृंखला गीत और तुम कारा मनोनीत मार्टिन फियरो डी केबल किशोर श्रृंखला बी आई ए मनोनीत एपिसोड्स मुख्य लेख बिया एपिसोड की सूची मौसम एपिसोड मूल रूप से प्रसारित सबसे पहले प्रसारित किया गया आखिरी बार प्रसारित हुआ 1-6-0-20-24 जून 2019 जुलाई 2019 20-19 अगस्त 2019 21 सितंबर 2019 20-14 अक्टूबर 2019 2-8 नवंबर 2019 23 2-60 मार्च 16 2020-24 जुलाई 2020 अपवाद भूत फरवरी 19 2021 25 एना टोरोजा फंगैरिनो टोरोजा की तीसरी माचियोनेस जन्म 28 दिसंबर 1959 को मैरिड में एक स्पेनिश गायिका हैं। वो पॉप तिकड़ी मेकानो की प्रमुख गायिका थीं जिसे 1980 और 1990 के दशक के दौरान स्पेन के सबसे लोकप्रिय पॉप बैंड में से एक माना जाता था। मेकानो 1998 में अलग हो गईं और उन्होंने एकल करियर की शुरुआत की। जीवनी औपचारिक रूप से मार्क्वेसा डी टोरोजा के नाम से मशहूर, वह 2021 में अपने पिता की मृत्यु के बाद इस खिताब के लिए सफल हुईं। यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की पढ़ाई के दौरान एना टोरोजा की मुलाकात जोस मारिया कैनो से हुई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जल्द ही जोस मारिया ने उसे अपने छोटे भाई नाचो से मिलवाया। एना को जोस मारिया की गिटार रचनाएं गाते हुए सुनने के बाद नाचो ने सुझाव दिया कि तीनों एक बैंड बनाएं। 1981 में 22 साल की उम्र में वो मेकानो की गायिका बन गईं। 7 मेकानो एल्बमों और यूरोप और लैटिन अमेरिका में भारी सफलता के बाद लगातार दौरे ने बैंड पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। एना विशेष रूप से प्रभावित हुई और उसे स्वर संबंधी समस्याएं विकसित होने लगीं। एक साक्षात्कार में कलाकार याद करते हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ, भले ही ऐसा प्रतीत न हो,
बहुत शर्मीला हूँ और मैं अपने दूसरे हिस्से के साथ, अपने दूसरे आधे हिस्से के साथ, एना के साथ एक बहुत ही आरक्षित व्यक्ति हूँ। तो इतना उजागर होने से मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ और वो भेद्यता लगभग जनातंक बन गई। यह वास्तव में जनातंक नहीं बनी, लेकिन मैंने जो महसूस किया उसे थोड़ा समझाने के लिए मैं इसे इस तरह कहता हूँ। इसने मुझे डरा दिया। मैं बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि यह मैं नहीं हो सकता था, क्योंकि लोग तुरंत चिल्लाए, वे पागल हो गए, वे तुम्हें छूना चाहते थे, वे तुम्हें गले लगाना चाहता था, वे तुम्हारी बात सुनना चाहते थे। मुझे लगा, इसे कैसे समझाऊं? किसी तरह की संकी की तरह, और मुझे वह एहसास पसंद नहीं आया। 1993 में बैंड ने अस्थायी विभाजन की घोषणा की। जबकि जोस और नाचो ने एकल एल्बम जारी किए, एना ने दुनिया भर में यात्रा करने का फैसला किया और हवाई, मुंबई और न्यूयॉर्क शहर का दौरा किया, वे स्थान जहां उन्होंने मैकानो के साथ रहते हुए गाया था। अंततः वह न्यूयॉर्क में बस गईं और नृत्य कक्षाएं लीं। 1997 तक एना को फिर से गाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस हुआ और वो अपना पहला एकल एल्बम पुंटोस कार्डिनल पॉइंट्स रिकॉर्ड करने के लिए लंदन चली गईं। टोनी मैन्सफील्ड द्वारा निर्मित एल्बम ने एना के लिए एक दिलचस्प बदलाव को चिन्हित किया। क्योंकि उनके नए गाने पुरुष दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए थे, कैनो भाइयों द्वारा लिखे गए मैकानो हिट्स के विपरीत उन्हें लगा कि वो पहली बार खुद को एक महिला के रूप में व्यक्त कर सकती हैं। एल्बम का पहला एकल, ए कॉन्ट्राटिएम्पो, एक पुराने बेट्टे मिडलर गीत बॉटमलेस का स्पेनिश भाषा का कवर था। एल्बम और एकल दोनों स्पेन में नंबर 1 पर पहुंच गए। 1998 में आंशिक रूप से जोस मारिया के ओपेरा प्रोजेक्ट की लागत और व्यावसायिक विफलता के कारण मैकानो डबल डिस्क महानतम हिट संकलन एना, जोस, नाचो के लिए फिर से एकजुट हुआ, जिसमें 7 नए गाने भी शामिल थे। एना को सबसे बड़ी एकल सफलता 1999 में उनके एल्बम पसाजेस दे उन सुएनो, पैसेज ऑफ ए ड्रीम से मिली। इस एल्बम को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और पहला एकल, या नो ते क्वियरो, आई डोंट लव यू अब या आई डोंट वांट यू अब, स्पेन में सबसे अधिक बिकने वाले गीतों में से एक बन गया। वर्ष इस एल्बम के प्रचार के एक भाग के रूप में टोरोजा ने मिगुएल बोस के साथ मिलकर मई 2000 में पूरे स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में जिराडोस दौरा किया। ये दौरा अगले वर्ष की शुरुआत में समाप्त हुआ। 2001 में एना ने एल्बम एना टोरोजा की रिकॉर्डिंग करके मैकानो के समय जीते गए फ्रांसीसी दर्शकों को फिर से जीतने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मैक्सिकन कलाकार अरमांडो मंजेनरो की डिस्क डुएटोस 2 की रिकॉर्डिंग में भाग लिया, जिसके साथ उन्होंने नाडा पर्सनल, नथिंग पर्सनल गाना रिकॉर्ड किया। 2003 में उन्होंने अपना तीसरा एल्बम फ्रैगाइल प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अधिक वास्तविक पॉप आधारित छवि प्रस्तुत की। एल्बम के लिए वो पहली बार मंच पर अकेले दिखाई दी, अमेरिका और यूरोप के एक संक्षिप्त दौरे में जिसे जीरा फ्रैजाइल टूर कहा गया। यह वह सामग्री थी जिसने एक एकल कलाकार के रूप में उनकी सफलता को मजबूत किया और जिसके साथ उन्होंने ग्रैमी लैटिनो, शांघाई, स्पेन और ओए, मैक्सिको जैसे कई नामांकन और पुरस्कार भी प्राप्त किए। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने संगीत करियर से एक संक्षिप्त ब्रेक लिया और 2004 में मैक्सिकन गायक, संगीतकार और कीबोर्ड प्लेयर एलेक्स सिंटेक जैसे कलाकारों के साथ अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने सिंटेक के साथ डुएल एल अमोर, लव हट्स गीत पर युगल गीत गाया, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उसी वर्ष उन्होंने इटालियन गायक गीगी डी एलेसियो के साथ एक युगल गीत गाया, इतालवी में एक नया गाना बासियों किस, उसी गाने का एक कवर भी गीगी डी एलेसियो ने अन्ना टाटाइंजेलो के साथ गाया था। 2006 में एना ने सिंटेक द्वारा निर्मित मी क्यूस्टा टैंटो ओल्विडिटे नामक एक नया स्टूडियो एल्बम जारी किया। एल्बम में पुराने मैकानो हिट्स के नए संस्करण शामिल थे। पहला एकल लॉस अमोंटेस था, जो स्पेनिश चार्ट पर नंबर 2 पर पहुंच गया। 2008 में एना ने पोक्वेते वास गाते हुए शिलर के साथ काम करने का फैसला किया, जो जर्मनी,
में सेहनसुच एल्बम चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया। 17 मई 2008 को लैटिन अमेरिका में बच्चों की सहायता के लिए एना टोरोजा को एलेक्स सिंटेग द्वारा फंडासियोन ALAS के मैक्रो कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मी क्यूस्टा टैंटो ओल्विडाटे, डुएल एल अमोर, कोरा जोन्स और ते अमारे सभी आमंत्रित कलाकारों के साथ गाया। 10 अक्टूबर 2008 को कैडिज में एक कार दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गईं। 2. एना का संगीत फ्रांस और जर्मनी से भी आगे फैलने में कामयाब रहा है। 2010 में ब्रिटिश गायक जैक लुसियन ने घोषणा की कि उन्होंने अपने आगामी तीसरे स्टूडियो एल्बम के लिए उनके गीत होए या नो ते क्वियरो को कवर किया है। 3. अक्टूबर 2010 में एना ने सोनरिसा मुस्कान के लिए स्पेनिश जारी किया, जो स्पेनिश में उसका 5वां मूल स्टूडियो एल्बम था। एल्बम का निर्माण वेनेजुएला के एंड्रेस लेविन द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपना दूसरा एल्बम भी बनाया था। एल्बम की रिकॉर्डिंग 2008 में शुरू हुई। एल्बम मूल रूप से मार्च 2009 में रिलीज होने वाली थी। हालांकि 2008 में उसकी कार दुर्घटना के कारण रिलीज में देरी हुई थी। अब तक सोनरिसा को अनुकूल समीक्षाएं मिली हैं। 2023 में उन्होंने द मास्क्ड सिंगर के स्पेनिश संस्करण के तीसरे सीजन में रैटिटा के रूप में प्रतिस्पर्धा की और फर्नांडो मोरिएंटिस के साथ सह विजेता घोषित की गईं, जिन्होंने गोरिल्ला के रूप में प्रतिस्पर्धा की। ये भी देखें। मार्क्वेसाडो डी टोरोजा, पॉइंट्स कार्डिनॉक्स 1997, पसाजेस डे एनसुएनो 1999, एना टोरोजा 2001, मिल रजोन्स 2021, लाइव एल्बम जिराडोस एंड कॉन्सियर्टो मिगुएल बोस के सहयोग से 2000। बबूल 38 एक स्पेनिश सोप ओपेरा टेलीविजन श्रृंखला है जो बूमरैंग टीवी द्वारा टेलीविजन एस्पेनोला TVE के लिए निर्मित है, जो मूल रूप से 2 अप्रैल 2015 से 13 मई 2021 तक ला 1 पर प्रसारित हुई। 1, 2, 3 ये कथा 38 बबूल के निर्माण पर आधारित है। स्ट्रीट मैरिड में सीरीज की शुरुआत 1899 में तय की गई थी। 4-5वें सीजन तक इसे 1913 में सेट किया गया था। 5-7वें सीजन ने 5 साल की छलांग लगाकर 1920 तक पहुंचा दिया। 6. मार्च 2020 में स्पेन में कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य आपातकाल के कारण फिल्मांकन बाधित हो गया, फिर मई के मध्य में फिर से शुरू किया गया। अध्यायों से बचने के लिए TVE ने हर दिन श्रृंखला का आधा एपिसोड प्रसारित किया, प्रति सप्ताह कुल 2.5 अध्याय। 15 जून 2020 से अभिनेताओं की फिल्मांकन पर वापसी के बाद श्रृंखला पूरे अध्यायों को फिर से जारी करेगी। 29 जनवरी 2021 को श्रृंखला को रद्द करने की घोषणा की गई, जिससे मार्च में इसका फिल्मांकन और मई में इसका प्रसारण समाप्त हो जाएगा। कुछ दिनों बाद TVE ने बताया कि पेरिस में कैमिनो, एरिया बेडमार और माइटे येलेनिया बैग्लिटो के प्यार पर केंद्रित श्रृंखला के एक स्पिन ऑफ का अध्ययन किया जा रहा है, साथ जिसने पहले ही पॉडकास्ट प्रारूप में एक स्पिन ऑफ की शुरुआत कर दी थी, मैटिनो एल पॉडकास्ट। 8. सारांश। यह वर्ष 1899 से वर्ष 1920 तक स्पेन का इतिहास बताता है। स्पेन ने हाल ही में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध की आपदा झेली है। ये बुर्जुआ परिवारों और उनके लिए काम करने वाली नौकरानियों के एक समूह के जीवन पर केंद्रित है। परिवार हैं अल्वारेज हर्मोसो परिवार, द डे ला सर्ना परिवार, द हिडाल्गो परिवार, द पलासियोस परिवार, द सेलेस परिवार, द फेरेरो परिवार, द मैंडेज परिवार, द क्वेसाडा परिवार, द डोमिंग्वेज परिवार, द सेक्रिस्टन परिवार और द एल्डे परिवार। पहला सीजन 0220। स्पेन में वर्ष 1899 से 1900 तक। कामेन ब्लास्को नाम की एक युवा गर्भवती महिला का मानना है कि उसने अपने पति जस्टो नुनेज का जीवन समाप्त कर लिया है जब वो उसे अनगिनत बार पीटने वाला था। कामेन अपनी मां टेरेसा के साथ उसके घर से भाग जाती है ताकि उसे गिरफ्तार ना किया जा सके, लेकिन उड़ान के दौरान उसका पानी टूट जाता है और वह एक लड़की इनोसेंसिया को जन्म देती है,
जिसे बेहतर जीवन देने के लिए उसे दुखी होकर एक कॉन्वेंट में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कार्मेन और टेरेसा, जिनकी पुलिस को तलाश थी, एक बड़े स्पेनिश शहर, शायद मैड्रिड, के समृद्ध बबूल पड़ोस में बस जाते हैं और अपनी पहचान बदल लेते हैं। कार्मेन मैनुएला मंजानो बन जाती है और टेरेसा ग्वाडलूप बन जाती है और उन्हें बबूल स्ट्रीट, पोर्टल संख्या 38 पर बड़ी इमारत में नौकरानियों के रूप में काम मिलता है। मैनुएला डे ला सेर्ना के लिए काम करना शुरू कर देती है और उसे अपने स्वामी जमेन से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों को अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। कैएटाना, जर्मन की दुष्ट पत्नी, जस्टो, मैनुएला का पति, जो अभी भी जीवित है, और उर्सुला जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। डोना कैएटाना की वफादार शासन है। मैनुएला को ये भी पता चलेगा कि उसकी बेटी इनोसेंसिया बबूल में है। सीजन के अंत में मैनुएला और जर्मन ने कैएटाना पर आरोप लगाने के लिए अपनी मौत का नाटक करने की योजना बनाई। ये और उर्सुला को अपनी योजनाओं का पता चलता है और मैनुएला को जहर देकर उसकी हत्या कर दी जाती है। दुख से टूटे जर्मन के पास वास्तव में आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अंततः जर्मन और मैनुएला स्वर्ग में सामंजस्य स्थापित करने और वहां हमेशा के लिए एक साथ रहने में सक्षम होंगे। दूसरा सीजन 221,581 स्पेन में वर्ष 1900 से वर्ष 1901 तक। दूसरे सीजन के रोमांटिक नायक टेरेसा सिएरा और माउरो सैन एमेट्रियो हैं। वह एक कॉन्वेंट में एक साधारण शिक्षिका है और वह एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसे मैनुएला और जर्मन की मौत के मामले को सुलझाने के लिए भेजा जाता है। माउरो को पता चलता है कि टेरेसा असली कैएटाना सोटेलो रूज है और जर्मन की पत्नी का नाम अनीता है और वह उसकी नौकरानी फैबियाना की बेटी है। लोगों का यह आदान प्रदान तब हुआ जब वे दोनों लड़कियां थीं और सोटेलो रूज निवास में विनाशकारी आग लग गई जिसमें पूरा परिवार मर गया। फैबियाना केवल अपनी बेटी अनीता को उस दांव से बचाने में कामयाब रही और यह मानते हुए कि असली कैएटाना मर चुकी थी, उसने फैसला किया कि उसकी बेटी कैएटाना सोटेलो रूज के रूप में आगे बढ़ेगी। इस सच्चाई का सामना करते हुए कैएटाना ने मोरो और टेरेसा के लिए जीवन को असंभव बनाने की कसम खाई। इस सीजन में वो उर्सुला की मदद खो देता है और उसके खिलाफ एक हिंसक युद्ध शुरू कर देता है। इस बीच मोरो और टेरेसा को प्यार हो जाता है, लेकिन उनके रिश्ते में कैएटाना, माउरो की पत्नी हमिल्डेद और टेरेसा के पति फर्नांडो द्वारा बाधा उत्पन्न की जाएगी। सीजन के अंत में सभी को कैएटाना और टेरेसा की असली पहचान का पता चलता है। उर्सुला ने कैएटाना से उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का बदला लेने का फैसला किया और उसके जैविक पिता जैमे एल्डे से शादी कर ली। अंततः उर्सुला ने अपने घर में बम रखकर अपने दुश्मन की जान ले ली, जिससे आग लग गई। अंततः टेरेसा और माउरो अपने प्यार को जीने के लिए स्वतंत्र होंगी और पड़ोस छोड़कर फ्रांस चली जाएंगी। तीसरा सीजन 582,823 स्पेन में वर्ष 1901 से वर्ष 1902 तक। तीसरे सीजन के रोमांटिक नायक ब्लैंका डिसेंटा और डिएगो एल्डे हैं। वह उर्सुला की गुप्त बेटी है जो कई वर्षों से एक शरण में बंद है और वह जैमे एल्डे का बेटा है, फिर कैएटाना का सौतेला भाई और डोना उर्सुला का सौतेला बेटा है। कैएटाना के साथ काम खत्म करने के बाद उर्सुला अपने नए परिवार के साथ अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अब वह एक महिला है। जैमे के दूसरे बेटे सैमुअल की बदौलत ब्लैंका मनोरोग अस्पताल छोड़ देती है जहां उसकी मां ने उसे बंद कर दिया था। दोनों अंततः प्यार में पड़ जाएंगे और शादी कर लेंगे। डिएगो के आने के ठीक बाद ब्लैंका को एहसास हुआ कि वह अब सैमुअल से नहीं बल्कि अपने भाई से प्यार करती है। ब्लैंका अंततः डिएगो से गर्भवती हो जाती है, हालांकि वह ये कहते हुए झूठ बोलती है कि वह जिस बच्चे की उम्मीद कर रही है वह सैमुअल का है। ब्लैंका और डिएगो अपने जुनून को रोक नहीं पाएंगे और पड़ोस छोड़ने का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन उड़ान के दौरान ब्लैंका एक बच्चे को जन्म देती है। उर्सुला ने अपने पोते का अपहरण कर लिया, जिससे ब्लैंका को विश्वास हो गया कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है और जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर
वो और सैमुअल दो प्रेमियों के बीच संबंध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सीजन के अंत में उर्सुला अंततः किए गए सभी अपराधों और दुष्कर्मों के लिए भुगतान करेगी। उसके पिता इवान उसे एक शरण में बंद कर देते हैं। ब्लैंका और डिएगो अपने बेटे मोइस को ठीक कर लेते हैं और बिना पीछे देखे पड़ोस छोड़ देते हैं और सैमुअल को बुरी तरह घायल कर देते हैं। चौथा सीजन 824,960 स्पेन में वर्ष 1902 से वर्ष 1903 तक। चौथे सीजन के रोमांटिक नायक टेल्मो मार्टिनेज और लूसिया अल्वाराडो हैं। वह पड़ोस में नया पुजारी है, जबकि वह सेलिया की चचेरी बहन है। सैमुअल एल्डे को उसकी पत्नी ब्लैंका के बारे में भूलने में मदद करने के बाद लूसिया ने उसके साथ रिश्ता शुरू किया। उर्सुला सैनेटोरियम छोड़ देती है और पड़ोसियों द्वारा उसका अच्छा स्वागत नहीं किया जाता है। वे सभी उसका तिरस्कार करते हैं और उसे माफ करने को तैयार नहीं हैं। उर्सुला अब एक भिखारी है और उसे हुए सभी नुकसान के लिए खेद है। टेल्मो ने उसे अपनी नौकरानी के रूप में स्वागत करने का फैसला किया। लूसिया और टेल्मो को प्यार हो गया। वो नहीं जानती कि लूसिया की विरासत को चुराने के लिए टेल्मो अपने पूर्व एस्पिनेरा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि टेल्मो को वास्तव में उससे प्यार हो जाता है। सैमुअल के साथ उसकी शादी से कुछ दिन पहले वो लूसिया के लिए तालक की आदतें छोड़ देता है। युवती कदम नहीं उठा सकती और सैमुअल को वेदी पर छोड़ देती है। अंत में लूसिया को पता चलता है कि टेल्मो ने एस्पिनीरा के साथ उसे धोखा देने की कोशिश की और उसके साथ संबंध तोड़ लिया। दूसरी ओर ट्रिनी और सेलिया दोनों गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन सेलिया अपने दोस्त के लिए काम करने के कारण बच्चे को खो देती है। ट्रिनी एक लड़की मिलाग्रोस को जन्म देती है और सेलिया उससे बदला लेने का फैसला करती है क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की मौत के लिए दोषी ठहराती है। मानसिक रूप से छोटी मिलाग्रोस से ग्रस्त होकर उसने ट्रिनी का जीवन समाप्त कर दिया और लड़की को रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एक रात सेलिया मिलाग्रोस को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रामोन उसे खोज लेता है। अंत में सेलिया रेमन को भी मां रने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से खिड़की से बाहर गिर जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वे सभी रामोन को दोषी मानते हैं। पांचवां सीजन 961-1301 स्पेन में वर्ष 1913 से वर्ष 1914 तक। सेलिया की मृत्यु के 10 वर्ष बीत चुके हैं और रेमन अभी भी उसकी मृत्यु के आरोप में जेल में है। हालांकि अपने बेटे की मदद से उसे आज़ादी मिल गई, फेलिप उसे दोषी मानता रहा और उसे वापस जेल ले जाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। अंत में रामोन सच बताकर पड़ोस में अपनी बेगुनाही साबित करता है और दोनों दोस्त मेल मिलाप कर लेते हैं। इस बीच लूसिया ने एडुआर्डो टोरल्बा से नाखुश शादी की और उसका एक बेटा मातेओ है, जो वास्तव में टेल्मो का जैविक पुत्र है। टेल्मो अपनी बेगुनाही घोषित करने के बाद बबूल में लौट आता है और लूसिया के साथ संबंध फिर से शुरू करता है। हालांकि उसकी खुशी बहुत कम रहती है। लूसिया एक घातक कैंसर का शिकार हो जाती है और मर जाती है। उर्सुला ने एडुआर्डो को मार डाला और टेल्मो अपने बेटे के साथ पड़ोस छोड़ देता है और उर्सुला को सड़कों पर छोड़ देता है। दूसरी ओर सैमुअल एल्डे अपनी नई पत्नी जेनोवेवा साल्मेरोन, जो एक वेश्या है, के साथ पड़ोस में लौटता है। जेनोवा के पूर्व संरक्षक क्रिस्टोबल कैब्रेरा के हाथों सैमुअल की मृत्यु हो गई। विधवा ने पड़ोसियों के खिलाफ क्रूर बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें से किसी ने भी सैमुअल की मरने से पहले आर्थिक मदद नहीं की थी। इस लड़ाई में उसे उर्सुला और उसके दूसरे पति, एक प्रसिद्ध बैंकर अल्फ्रेडो ब्राइस की मदद मिलती है। हालांकि जेनोवेवा को फेलिप से प्यार हो जाता है और वह सभी से बदला लेने की इच्छा छोड़ देती है और अपने पति की हत्या कर देती है। हालांकि फेलिप अपनी ब्राजीलियाई नौकरानी मार्सिया के साथ गुप्त संबंध रखता है। जेनोवेवा सबसे पहले मार्सिया के पति सैंटियागो बेसेरा, जो वास्तव में इज़राइल है, उसका जुड़वां भाई है, को लाकर उनके रिश्ते में बाधा डालने की कोशिश करती है।
बेसेरा जेनोवेवा के साथ उर्सुला का साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जो उसके खिलाफ हो गई थी। जेनोवा फेलिप से शादी करने में सफल हो जाती है, हालांकि यह प्रेमियों को अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं है और अंततः जेनोवा मार्सिया की हत्या कर देती है। मार्सिया की मृत्यु के बाद फेलिप तबाह हो गया और जेनोवा पर हत्या का आरोप लगाया गया। फेलिप अपनी पत्नी को दोषी ठहराने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन जेनोवा को उसके वकील वेलास्को और उसकी नौकरानी लौरा की मदद से बरी कर दिया जाता है। फेलिप ने बेसेरा को खोजने के लिए क्यूबा जाने की योजना बनाई है और इसे रोकने के लिए वेलास्को ने जेनोवा की पीठ के पीछे लौरा को उसकी हत्या करने का काम सौंपा। लौरा ने वेलास्को द्वारा मजबूर किए गए फेलिप को जहर दे दिया, जिसने उसे और उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, और फेलिप कोमा में चला गया। जब वो उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। उसे मार्सिया या जेनोवा याद नहीं है और वो अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए रेमन से नफरत करता रहता है। वेलास्को द्वारा जेनोवेवा को मारने की कोशिश करने के बाद वेलास्को की धमकियों के बाद लौरा ने उसे मार डाला। फेलिप और रेमन में सुलह हो जाती है और जेनोवा फेलिप को बताती है कि वह उसकी पत्नी है। जेनोवेवा नहीं चाहती कि फेलिप को मार्सिया के बारे में कुछ भी पता चले, न कि उसकी हत्या या उसके मुकदमे के बारे में, इसलिए वो बबूल के पड़ोसियों से कहती है कि वे कुछ भी नहीं कह सकते हैं ताकि उसकी याददाश्त पर दबाव न पड़े। सीजन के अंत में सैंटियागो वापस लौटता है। फेलिप और जेनोवेवा का अपहरण कर लेता है और अपने पति को देखने के बाद फेलिप जेनोवेवा को यातना देता है और इस तरह सैंटियागो और फेलिप को मार्सिया की हत्या सहित सारी सच्चाई बता देता है। अंत में ये पता चला कि सब कुछ फेलिप की योजना थी, जिसे सब कुछ पूरी तरह से याद था। सीजन 6 1302-1403 स्पेन में वर्ष 1914 से वर्ष 1915 तक। कुछ समय बाद बहुत कुछ बदल गया। जेनोवेवा को ये पता चलने के बाद जेल जाना पड़ा कि उसने ही मार्सिया की हत्या की थी और जेल से वह बदला लेगी। जेल से किए गए आंदोलनों की बदौलत उसे मार्सिया की हत्या के लिए दूसरी बार निर्दोष घोषित किया गया, औपचारिक रूप से रिहा किया गया रास्ता। आसन मेक्सिको जाने के बाद मार्कोस बेसिगालुपे बबूल में लौट आए। वह अंततः डॉन सेलुटियानो क्वेसाडा के साथ शांति स्थापित करने में कामयाब रहा, लेकिन सब कुछ अच्छी खबर नहीं है। उसकी अनुपस्थिति में फेलिशिया की उसके कैंटब्रियन शहर में मृत्यु हो गई। अंततः मार्कोस अपनी नौकरानी सोलेदाद के साथ गुप्त संबंध बनाना शुरू कर देता है। जेनोवेवा क्वेसाडा बंधुओं के साथ जुड़ जाता है और मार्कोस को हस्ताक्षरित अनुबंध को संशोधित करने के लिए मजबूर करता है। जेनोवेवा नतालिया से फेलिप को उसके खिलाफ बदला लेने के लिए बहकाने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा करने से युवा क्वेसाडा को वकील से प्यार हो जाता है। इस बीच पता चला कि फेलिशिया की हत्या करने वाला नतालिया नहीं, बल्कि सोलेदाद था। जब मार्कोस को पता चलता है तो वो ऑरेलियो की मदद से छिपने का फैसला करती है, जो उसे खोजने के बाद जानना चाहता है कि फॉस्टो सालेजार कौन है और सोलेदाद के पास डायनामाइट क्यों है। ये पता चला है कि सोलेदाद अतीत में एक अराजकतावादी थी और अब उसके पुराने सहयोगी चाहते हैं कि वो बबूल में हमले का आयोजन करे। ऑरेलियो और जेनोवेवा ने पड़ोसियों से छुटकारा पाने के लिए हमले में भाग लेने का फैसला किया और वे फेलिप और बेसिगलुप को भी खत्म करना चाहते हैं। नतालिया ने जेनोवेवा के सामने कबूल किया कि मेक्सिको में रहने के दौरान मार्कोस ने उसके साथ बलात्कार किया था और इससे उसे हमेशा के लिए आघात पहुंचा। जेनोवेवा फेलिप को बताती है, जो सड़क के बीच में बेसिगलुप के साथ बहस कर रहा है। बाद में जेनोवेवा ने नतालिया से मार्कोस से बदला लेने के लिए उसे मारने का आग्रह किया, लेकिन फेलिप को उसकी हत्या के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। इससे बचने के लिए नतालिया कबूल करती है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे वो है। ऑरेलियो ने गुपचुप तरीके से एनाबेल बेसिगलुप से शादी कर ली, लेकिन वास्तव में वो उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसकी योजना बेसिगलुप की पूरी संपत्ति अपने पास रखने के लिए उसे मारने की है। अंत में हमला होता है और बबूल में एक बम फट जाता है। एंटोनिटो और कामेन सहित कई पड़ोसियों की जान चली जाती है।
उसी समय एनाबेल की ऑरेलियो द्वारा हत्या कर दी जाती है और जेनोवेवा ने नतालिया के कबूलनामे के बारे में जानने के बाद उसकी मौत का आदेश दिया। 7वां सीजन 1404-1483 वर्ष 1920 में स्पेन में हमले के 5 साल बाद सभी निवासी पीड़ितों के सम्मान में एक स्मारक सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बचे हुए लोग उन लोगों को याद करते हैं जो चले गए हैं। जेनोवा और ऑरेलियो शादी करने और पूरे समय दूर रहने के बाद पड़ोस में लौट आए। बम हमले के बाद डॉन फेलिप गहरे अवसाद में गिर गया और अब उसे एडोरासियोन डोरी नवारो बेलिडो, एक नर्स द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो वास्तव में एक मनोविज्ञान का छात्र है जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। ऐसा ही कुछ डॉन रेमन के साथ होता है जो अपने बेटे और पत्नी की मौत के बाद एक काला और कड़वा आदमी बन गया है। लेकिन इन 5 वर्षों में सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहा। एक नया जोड़ा पड़ोस की सड़कों पर घूमता है। वे डेविड और वेलेरिया हैं, एक युवा विवाहित जोड़ा जिनसे बबूल में हर कोई ईर्ष्या करता है। हालांकि जो कोई नहीं जानता वो ये है कि वेलेरिया वास्तव में डेविड की पत्नी नहीं है, लेकिन वे ऑरेलियो क्वेसाडा द्वारा मजबूर पड़ोसियों के सामने और जेनोवा के पीठ पीछे अपनी शादी का नाटक कर रहे हैं। कुछ समय बाद ऑरेलियो को पता चलता है कि जेनोवेवा ने जेल में नतालिया की मौत का आदेश दिया था और वो उसे मारने को तैयार है। लेकिन जेनोवा अपने पति को ब्लैकमेल करती है क्योंकि उसके पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें ऑरेलियो हमले के दिन एनाबेल को मारते हुए दिखाई दे रही है। कुछ ही समय बाद हमें पता चला कि वेलेरिया का असली पति रसायनज्ञ रोड्रिगो लुच है, जिसने एक घातक गैस की खोज की थी जिसका सूत्र ऑरेलियो खोजना चाहता है। ऐसा करने के लिए ऑरेलियो ने डेविड और वेलेरिया के बीच नकली विवाह किया था, इस प्रकार रसायनज्ञ को आकर्षित करने की कोशिश की। ऑरेलियो को यह नहीं पता कि डेविड और वेलेरिया एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए हैं और पड़ोस से एक साथ भागने की योजना बना रहे हैं। हालांकि रोड्रिगो अचानक अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए क्वेसाडा के ब्लैकमेल के सामने झुकने को तैयार दिखाई देता है। ऋतुएं श्रृंखला एपिसोड मूल रूप से प्रसारित संदर्भ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और आप हर OTT प्लेटफॉर्म की मूवी या सीरीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो आप सीधा सिंपली उसका नाम नीचे लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।